हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में। इन जगहों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे करंट अफेयर तो तैयार हो गई ही, यानी कि करंट अफेयर से जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स पर तो पकड़ बनेगी ही, साथ पर जो मानचित्र पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में जो लगातार पूछे जा रहे हैं उस पर भी पकड़ बनेगी, उसके लिए भी पर्याप्त तैयारी हो सकेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से, जो कि हमने बीते सप्ताह आपसे पूछा था अभ्यास प्रश्न के रूप में। अब ये बताना है आपको कि पावगढ़ा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है कि नहीं है, यानी कि सूची 1 और सूची 2 को देखते हुए चलना है। चारीढाण आर्द्रभूमि मणिपुर और चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम। अब इनके बारे में बताना है कौन सा सही सुमेलित है, 1, 2 या 3 या कोई भी नहीं है। ये भी तीनों में से कौन सी बात है, चलिए देखते हैं। चलिए अब देखिए, पावगढ़ा सोलर पार्क कहां पे है? कर्नाटक में है। अब कर्नाटक में पावगढ़ा सोलर पार्क जो है शक्ति स्थल के नाम से मशहूर यह पार्क है, ठीक है, और बेंगलुरु के करीब ही है और तुमकुर जिले के पावगढ़ा क्षेत्र में मौजूद है। यहां पर इस सोलर पार्क में जितनी बिजली होती है वह लगभग 2000 मेगावाट के आसपास है और दुनिया में चौथे नंबर में है सोलर जो एनर्जी बना रहा है यह प्लांट। लेकिन अभी कोशिश हो रही है कि इसे 3000 मेगावाट तक ले जाया जाए, यानी कि अभी यह चौथे नंबर से है दुनिया में, इसे पहले नंबर पर लाया जाए। तो यह चर्चा में इसी वजह से था, कर्नाटक में है, याद रखिएगा। तो जो हमारे यहां पे देख रहे हैं हम आंध्र प्रदेश वाली बात, ये गलत हो गई। फिर चारीढाण देखिए कहां पे है, चारीढाण है वेटलैंड गुजरात में है, ठीक है। अब यह जो है मशहूर है किसके लिए? फ्लेमिंगो के लिए, यानी कि राजहंस पक्षी के लिए। चारीढाण वेटलैंड यह ग्रेट रन ऑफ कच्छ में है, यानी कि गुजरात में है। फ्लेमिंगो राजहंस के बारे में मैंने चर्चा की थी बीते दिनों दूसरे चैनल पे, शायद आपके साथ नहीं की थी, जिसमें यह बात बताई जाती है कि क्या यह राजहंस पक्षी है, क्यों यह चर्चा में था। तो अभी देखिए, चर्चा में होने की एक वजह थी कि हवाई जहाज की एक दुर्घटना में बहुत सारे राजहंस पक्षी मारे गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिसको भी अपना पार्टनर बनाते हैं उसके साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। अगर 40 साल की उम्र तक जीते हैं तो 40 साल साथ में ही भी जीते हैं। और भी कुछ चीजें हैं इस क्षेत्र के आसपास में, जैसे कि वाइल्ड एस सेंचुरी है ग्रेट रन ऑफ कच्छ के पास में ही। तो ये जो वाइल्ड एस सेंचुरी है इसका विस्तार देखा जाए तो, क्योंकि जो क्षेत्र है हम उसकी एक सीमा तो बना सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार का जैसे वन क्षेत्र है, सेंचुरी है, तो उसका विस्तार आगे तक तो है ही, जमीन तो है ही। तो पाकिस्तान में भी देखने को मिलता है, जहां से कहा जाता है कि जो गधे हैं, जो कि वाइल्ड एस सेंचुरी है, तो वहां के गधों का उपयोग करता है जो पाकिस्तान है वो अपने किसी अन्य कार्य के लिए भी, जैसे कि चीन के साथ व्यापार के उसमें भी सुनने में आया था कि यहां से वो एक्सपोर्ट कर रहा था। तो चलिए, अब ये बात तो हो गई। अब उसके बाद तीसरा वाला आ जाइए। तीसरा क्या है? चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जरा एक बात ध्यान रखिएगा कि ये कहां पे है। ये ऑप्शन में जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था सिक्किम में, लेकिन आप देखें तो सिक्किम नहीं है, यह कहां है? यह है लद्दाख में। तो लद्दाख में है, चांगथांग वैली है और चांगथांग वैली में ही चांगथांग ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस हिसाब से अगर तीनों के तीनों ही गलत हैं तो हम क्या बोलेंगे? कितने इनमें से सही सुमेलित हैं? तो हम बोलेंगे कोई भी नहीं, यानी कि डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह असम के सोनितपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। फिर उसके बाद यह महान हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। दोनों बातें देख ली। अब उसमें देखना है कि उपरयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या तो ना तो एक और ना ही दो। अब देखिए, असम के सोनितपुर जिले के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, अब देखिए, अब आप देखें तो ये असम है और असम का जो उत्तर पूर्व होगा, उत्तर पश्चिम होगा, वो यहां होगा। ये उत्तर पश्चिम में है सोनाई रूपाई, तो तथ्यात्मक रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में है और सोनितपुर जिला यह भी सही है। तो और यह असम में है, यह बात भी सही है। तो इस वजह से हमारा पहला स्टेटमेंट तो हमें सही मिलता है। अब उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखना है। दूसरा देखिए कि यह महान हिमालय पर्वतमाला की तलहटी में स्थित है। अब देखिए, महान हिमालय बोल रहा है तो एक बार इसको देख लीजिए। ग्रेट हिमालय रेंज जो है ये आपको दिख रही है
और ये ग्रेट हिमालय रेंज देखिए, यहाँ पे आपको इस जगह में ये विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही बातें अगर इसमें सही हैं, इसी विस्तार में असम के क्षेत्र में यह आता है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही कथन सही है, यानी कि सी 1 और 2 दोनों। अब चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जियाधल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जियाधल नदी भारत के 2 राज्यों सिक्किम और असम में फैली हुई है। फिर है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी उपसहायक नदी के रूप में यह सुबनसिरी नदी में विलीन हो जाती है। अब देखिए जियाधल नदी के बारे में अगर हमें पर्याप्त जानकारी है तो इसका जवाब दे सकेंगे, हम बता सकेंगे कितने कथन इसमें सही है, 1 है, 2 है, दोनों है या कोई भी नहीं है। जियाधल नदी भारत के 2 राज्यों सिक्किम और असम, क्या इन 2 जगह में फैली है? आइए देखते हैं। अब देखिए ये जियाधल नदी है, ये ऊपर जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का है, और जो ज्यादा गहरे रंग में दिख रहा है होगा ये कौन सा है, असम का है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम है, ना कि सिक्किम और असम है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि सिक्किम की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। अब जियाधल नदी के बारे में अगली बात कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी उप सहायक नदी के रूप में यह सुबनसिरी नदी में विलीन हो जाती है। यानी कि पहली बात तो यह कह रहा है कि इसमें कि ब्रह्मपुत्र नदी की उत्तरी उप सहायक नदी है, और उसके बाद यह सुबनसिरी नदी में विलीन हो जाती है। अब देखिए इसको, अब यहां पे देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सुबनसिरी नदी है, और ये यहां है जियाधल नदी। तो जियाधल नदी देखिए आगे बढ़ती है और उसके बाद यह किस में मिलती है, सुबनसिरी में, और सुबनसिरी ही फिर आगे जाती है ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बात कही गई थी वो बात सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला वाला स्टेटमेंट में गड़बड़ हो गया है लेकिन दूसरे वाले में सही है, तो हम क्या बोलेंगे, ए, यानी कि केवल एक ही कथन इसमें सही है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उष्ण कटिबंधीय मूल का है लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय और समशीतोष्ण जलवायु में भी पनपता है। फिर दूसरी बात, भारत दुनिया भर में इसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त उल्लिखित पंक्तियों में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की गई है। अब ये बताना है किस उत्पाद पर, यानी कि तंबाकू, दाल, मक्का या कॉफी। यहां पर ध्यान रखिए कि किसी भी उत्पाद हो, चाहे वह दाल हो, चाहे कॉफी हो, चाहे मक्का हो, चाहे तंबाकू हो, किसी पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर भी सवाल पूछा जा सकता है तब तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। पूछा उस पर जाएगा जो चर्चा में है। तंबाकू का उत्पाद चर्चा में है, इस वजह से भी यह एक असर पड़ता है, क्योंकि तंबाकू का उत्पाद जो है वह ब्राजील का जो है इस वक्त उत्पादन कम हुआ है लेकिन भारत का उत्पादन बढ़ा है। दूसरी तरफ से चीन ने जो निर्यात में है उसमें कमी की है, इस वजह से भारत का मुनाफा निर्यात के मामले में भी काफी हद तक यानी कि 30% के आसपास तक बढ़ा है। तो ऐसी इसी वजह से इस उत्पाद पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय मूल का है लेकिन उपोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में पनपता है। अब देखिए मान लीजिए जो उष्ण कटिबंध है वह लगभग कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, फिर उसके थोड़ा ऊपर जाएंगे और थोड़ा और नीचे जाएंगे, यानी दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि 30 से 45 के आसपास उपोष्ण मिलेगा, फिर 45 से 66 के आसपास आपको समशीतोष्ण मिलेगा। वहां तक भी थोड़ा बहुत पनपने को मिल जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ है, जो मूल बात कही है उष्ण कटिबंध का है, ये क्या है, तंबाकू। ठीक है, तो तंबाकू के बारे में पहली बात, भारत दुनिया भर में इसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बिल्कुल है। तंबाकू के मैंने जवाब आपको पहले बता दिया था लेकिन मैं फिर यहाँ पे आपको लेकर आया कि जवाब यह क्यों है या इस पर सवाल क्यों पूछा गया है, ये भी पता रहे हमें। तो भारत दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, पहला कौन सा है, पहला चीन है। अब थोड़ी सी जानकारी और जान लीजिए, तंबाकू दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण कृषि फसलों में से है क्योंकि इसका व्यापार बहुत ज्यादा होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे यह भी देखा जा सकता है कि यह जो उष्ण कटिबंधीय मूल का है उपोष्ण और समशीतोष्ण मिलता है। तो हम अगर देखते हैं चीन में दिख रहा है हमें, भारत में दिख रहा है, ब्राजील में दिख रहा है, तो हैरानी वाली बात हमें नहीं होनी चाहिए। चीन और ब्राजील के बाद सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ये स्थिति अभी हाल के समय तक थी, हो सकता है कुछ समय बाद यह स्थिति बदली हुई सी दिखे। तो अभी के लिए इतना है, लेकिन इसमें जो बदलाव होगा, डेटा आएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस पर पकड़ बनाए रखेंगे। अब देखिए तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है, तंबाकू बोर्ड आंध्र प्रदेश में है। कोई पूछ ले आपसे तंबाकू बोर्ड भारत में किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है, ऐसा नहीं कि राजधानी क्षेत्र में होगा, स्पष्ट रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उद्यान लद्दाख में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, यह एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो हिम तेंदुए की आबादी को जोड़ता है।
अब इन दोनों में से देखना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आप नक्शे में अगर देखें तो आपको किश्तवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर दिखेगा भारत के नक्शे में। यह कौन सा हिस्सा है? यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ना कि लेह और लद्दाख का है। तो अब यहां पे क्या बात दी गई है? यह उद्यान लद्दाख में है, लेकिन आप देखें तो लद्दाख का हिस्सा तो इधर वाला है, ये जम्मू कश्मीर का है और ये इसी क्षेत्र में है। तो याद रखिएगा, अब कोई आपसे पूछ ले तो आप बता सकेंगे किश्तवाड़ा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। एक महत्वपूर्ण गलियारा है जो हिम तेंदुए की आबादी को जोड़ता है। जो हिमालयी राज्य हैं, हिमालय क्षेत्र से लगे हुए राज्य हैं, हिम तेंदुए अमूमन वहीं पे देखने को मिल रहे हैं। तो उस क्षेत्र में यह एक किश्तवाड़ा जो है उद्यान है, यह गलियारे का काम करता है। मान लीजिए इस तरफ से आगे की तरफ इधर कोई किसी को जाना हो तो इसे ही पार करता है, तो गलियारे के रूप में यह दिखाई देता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच में स्पेशली। तो अब जो है स्नो लेपर्ड है, इसको याद रखिएगा कहां कहां पे है। कुल संख्या तो 718 है, लेकिन लद्दाख में 477 है सबसे ज्यादा, फिर उत्तराखंड में है, फिर हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर में काफी कम मात्रा में है, कम संख्या में। तो याद रखिएगा। चलिए, सह्याद्री टाइगर रिजर्व जो अक्सर खबरों में रहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। नाम पहले देखिए क्या है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व। अब देखिए कहां की बात हो रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? बात हो रही है यहां पे सही उत्तर देख लेते हैं, महाराष्ट्र की। अब सह्याद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है, सवाल में क्यों हमने लिया है? देखिए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहां पे टाइगर ही नहीं बचे हैं, और जब टाइगर ही नहीं बचे हैं तो टाइगर रिजर्व वह कहलाने लायक ही नहीं बचेगा। सो ऐसी स्थिति में सरकार जो है सहायता ले रही है या कोशिश कर रही है कि अपने उस टाइगर रिजर्व में जहां पर टाइगर है ही नहीं वहां पर भी टाइगर हो। तो उसके लिए क्या होगा? अंतर्देशीय स्थानांतरण होगा, ठीक है। तो ट्रांसलोकेट कर रहे हैं टाइगर को, अब यहां सह्याद्री में लाया जाएगा दूसरी जगह से जहां पर टाइगर मौजूद हैं, तो फिर उसके बाद इस क्षेत्र में संख्या बढ़ाई जाएगी। इस वजह से यह चर्चा में था। तो याद रखिएगा सही उत्तर क्या है? महाराष्ट्र है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय हानले वेधशाला स्थित है? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और केरल। अब यहां पे देखिए हानले वेधशाला, अब ये भी अगर चर्चा में है तो कोई खास वजह होगी जिस वजह से हमने ये सवाल लिया है। देखिए हानले वेधशाला जो है वह है लद्दाख में। अब चर्चा में क्यों है? हानले वेधशाला जो है इसी क्षेत्र के पास में अरोरा की घटना देखी गई है। अब आप पूछेंगे अरोरा क्या है? अरोरा दरअसल जैसे सौर पवन जो होता है, सौर पवन जब आयन मंडल में पहुंचता है तो कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है उसकी वजह से कि लाल प्रकाश, हरा प्रकाश, नीला प्रकाश देखने को मिलता है। क्यों? जो सौर पवन था, वो जो मैग्नेटिक एक एनर्जी थी उसमें पवन में सूर्य की वजह से, तो उसकी वजह से यह पूरा जो चेंज देखने को मिलता है आयन मंडल में जब धरती पर वो पहुंच रहा होता है उस वजह से। तो याद रखिएगा, धरती के वायुमंडल में पहुंचने पर आयन मंडल में जब पहुंचता है सौर पवन तब अरोरा देखने को मिलता है, लेकिन हर जगह नहीं देखने को मिलता। मुख्य रूप से कहां देखने को मिलता है? मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है, जैसे आपने सुना होगा नॉर्वे एक बड़ा नाम है, उस तरफ देखने को मिलता है। तो जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है उस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र में पहली बार देखा गया है, इसी वजह से यह चर्चा में है। तो इसका एक खास नाम दिया गया है अरोरल रेड आर्च, जो लद्दाख में देखा गया है पहली बार, उसका नाम है अरोरल रेड आर्च। तो याद रहेगा। और हानले ऑब्जर्वेटरी है, खगोलीय वेधशाला है, और इसकी खास विशेषता क्या है कि यह जो है अपने आप में डार्क स्काई रिजर्व है। अब डार्क स्काई रिजर्व का मतलब क्या है? यहां पर अंतरिक्ष की जो घटनाएं हैं, जो खगोलीय घटनाएं हैं, उसका अध्ययन करने के लिए बहुत उत्तम जगह थी। इसी वजह से उस अध्ययन को बढ़ाने के लिए एक तरह से यह ऑब्जर्व करने के लिए एक खास जगह है, इस वजह से इसका ध्यान रखना है। सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, इस साल 2-3 बार यह चर्चा में रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में एंड्रोट, किल्टन और कल्पेनी द्वीप कोरल ब्लीचिंग के कारण चर्चा में थे, वे कहां स्थित हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप। अब देखिए नाम क्या है? एंड्रोट, किल्टन और कल्पेनी, ये द्वीप हैं
और किस वजह से चर्चा में थे? कोरल ब्लीचिंग के कारण, प्रवाल विरंजन के कारण। जो कोरल हैं उनका विरंजन हो रहा था, ब्लीचिंग हो रही थी और इन्हीं क्षेत्र में हो रही थी। तो ये है कहां पे? इन चारों में से लक्षद्वीप हमारा सही जवाब है। एक कल्पेनी, एंड्रोट और कल्टन। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि यह केरल से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें अरेबियन सी में यानी कि केरल से पश्चिम की तरफ जाना है दिशा के अनुसार। और देखिए यहाँ पे ये मिनिकॉय भी है और ये जो है लक्षद्वीप मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। तो यहाँ पे 9 डिग्री और जो मिनिकॉय है उसके थोड़ा और नीचे जाएंगे तो 8 डिग्री क्रॉस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेघालय दक्कन पठार के एक अलग खंड द्वारा निर्मित एक उच्च भूमि क्षेत्र है। फिर है मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? देखिए यहां पूछ ले सही नहीं है तो हमें क्या बताना है? उपरोक्त के कथनों में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए, मेघालय दक्कन पठार के एक अलग खंड द्वारा निर्मित एक उच्च भूमि क्षेत्र है। फिर है मेघालय पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम गारो, खासी, जयंतिया है। आप ध्यान दीजिए, ये वो सवाल है जिस पर हमने बीते सप्ताह, उसके पहले वाले भी सप्ताह में हमने चर्चा की थी। किस पे चर्चा की थी? ये चर्चा हुई थी हमारी जब हम टारगेट यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 सीरीज पर 2 एपिसोड लेकर आए थे स्पेशल आपके लिए। तो हमने, अब जवाब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है इसमें से सही जवाब। ठीक है, अब वापस से आते हैं, एक बार जवाब पे देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, शिलांग प्लाटेयू की बात हुई थी, यानी कि मेघालय पठार दक्कन पठार के अलग खंड द्वारा एक निर्मित उच्च भूमि है, यानी कि दक्कन पठार के एक अलग खंड द्वारा निर्मित एक उच्च भूमि है, यानी कि यह दक्कन पठार का विस्तार ही बता रहा है। और यह बात सही भी है, कहने को तो बीच में बांग्लादेश है, लेकिन जो दक्कन पठार है उसका विस्तार ही है यह शिलांग प्लाटेयू जो नॉर्थ ईस्ट में है। तो उस हिसाब से तो हमें यह जानकारी सही मिलती है, यानी कि यह कथन सही है। अब ये पहला वाला सही है, हमने इस पर चर्चा की थी, इस वजह से दोबारा हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए, मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम गारो, खासी, जयंतिया। अब मेघालय में ही देखिए, गारो, खासी, जयंतिया इसी क्रम में है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो दूसरा वाला भी सही है। अगर पहला और दूसरा दोनों ही सही है और हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा गलत है, तो हम क्या कहेंगे? कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक ना तो दो, तो हमारा उत्तर क्या हो गया? डी। तो जवाब मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगला सवाल जो है वो आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ओरछा वन्यजीव अभयारण्य में अवैध खनन की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।